हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स के बारे में आप 11th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम केवल 12th क्लास के टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो भी जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। Write down the definition of conditional probability. Write down, let A and B be two events. Let A and B be two events associated with the same random experiment. Okay. Then the probability of occurrence of event A when B has already occurred, okay, is called the conditional probability of A when B is already given, okay, and is denoted by probability of A by B। भाई अब आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें। मान लो हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं जो कि सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, एसोसिएटेड हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए की जब बी पहले ही हो चुका है, इसे हम क्या कहेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, व्हेन बी इज गिवन। ठीक है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की जब बी पहले ही हो चुका है या गिवन है, तो इसे डिनोट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से, ओके। एंड आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, ओके। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना भाई। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ये मेरा है सैंपल स्पेस, सही है, ये मेरा है इवेंट ए और ये मेरा है इवेंट बी। अब बी पहले ही हो चुका है, ठीक है भाई, बी पहले ही हो चुका है, तो आप एक काम करें ना, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन। भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको, ठीक है, इवेंट बी को, ठीक है, इवेंट बी को आपको पूरा सैंपल स्पेस मानना पड़ेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है आपको, ठीक है, वो क्या लेने पड़ेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस टू इवेंट बी, सही है। अब मान लो इस प्रोबेबिलिटी के लिए जो बी है वो पूरा क्या बन गया? सैंपल स्पेस, ओके। अब आपको यहां से ए छांटना है या ए निकालना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये आप अगर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला, सही है भाई। तो आप ऐसे करेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है भाई। इसके लिए आप क्या करेंगे? मतलब इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल केसेस टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बाय फेवरेबल केसेस टू बी। मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन के लिए आपको बी को पूरा, है ना, सैंपल स्पेस एज्यूम करना पड़ेगा, उसमें से आपको ए निकालना है। तो यदि आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर देंगे, तो भाई ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, अब ये प्रोबेबिलिटी बन गया ना, अब यहां से इसे हटा दें, ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और भाई ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की डिफाइन करते हैं जब आपको दूसरा इवेंट ऑलरेडी गिवन होता है, सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें।
आप लिखिए बच्चों, ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, सही है। फाइंड दी, अभी हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज की बात भी करेंगे, फिलहाल आप एक एग्जांपल लिखें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने आज करना क्या है। फाइंड दी कंडीशनल या फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, गेटिंग सम 7, ठीक है, गेटिंग सम 7 इफ, ठीक है, इफ 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, ठीक है भाई। देखो 2 डाई को फेंका गया है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे आपके 36 है ना, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा ऐसे में 1 1 1 2 और 6 6, ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। अब आप देखिए आपको इवेंट ए कौन सा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, आपको इवेंट बी कौन सा दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, तो इसे आप इवेंट ए मान लें, 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, ओके, इसे आप क्या करें इवेंट बी मान लीजिए आप, तो लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट सम इज 7, मतलब सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइज इज 7, और बी क्या है भाई 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, ठीक है, 4 कम से कम किसी एक डाई पे आ रहा है, तो ए जो होगा ना क्या बन जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, सही है। और अभी आप बी निकालेंगे क्या बन जाएगा भाई, 4 कम से कम एक बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, सही है। अब उल्टे कैसे चल पड़ेंगे 4 1 4 2 4 3 और 4 4 काउंट हो चुका ऑलरेडी है ना, तो 4 5 और 4 6, तो अभी आप देखेंगे कि इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा मेरे पास 3 4 और 4 3 है ना, 2 केस आएंगे इंटरसेक्शन में, सही बात है भाई। देखो ये रहा 3 4 और 4 3, ठीक है, 3 4 और 4 3, 2 केस आपके कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अभी अब हमें निकालना क्या है, ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए निकालना है, ठीक है, आप समझ ले पहले आपको ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए निकालना है। देखो जो गिवन होगा, जो ऑलरेडी अकर्ड है ना, जो ऑलरेडी हैपेंड है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको आपको बी एज्यूम करना है, और जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है वो सिंपली आप उसे ए कहें, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, तो इसे आपने ए बोला है, ठीक है। इफ 4 appears at least once is given, ठीक है, तो भी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, है ना, यहां पर लिख दें कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 केस हो गए 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में आपको 11 केस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है भाई 11/36, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 2/11, सही है। तो चलिए, तो यानी कि आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है भाई। आप इसे बोलेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B is already occurred या given, ठीक है, ऑलरेडी occurred बोल सकते हैं, चलो मतलब हो चुका है, सही है। अब आप निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, तो ये क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो आप इन 2 फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिखिए भैया आप प्रॉपर्टीज, अब सबसे जो पहला अपना प्रॉपर्टी रहेगा ना भाई, ये क्या रहेगा
ये रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन इज ऑलवेज, ठीक है, लाइज इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। भाई देखो नॉर्मल सी बात है, ये तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी थी ना, सॉरी सोल्यूशन नहीं है, प्रूफ है ये। चलिए भाई और ध्यान रखें कि ए एंड बी आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट विद सैंपल स्पेस एस। ठीक है भाई, ये एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट हैं जिनका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस होगा। तो भी पहली बात आप लिखिए सिंस ए इज, ठीक है, एक मिनट, ये हमें इंटरसेक्शन लेकर चलना चाहिए। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी भाई, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही बात है भाई। और यदि आप इसको डिवाइड कर देंगे ना तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कब होंगी, जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये डिफाइन कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये भले ही मैंने आपको बताया नहीं या, लेकिन आपको ठीक है ये अंडरस्टूड है कि डिफाइन तभी होगा जब डिवाइड वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 नहीं होगा। चलिए भाई ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। ठीक है, पहली बात तो लिख लीजिए आप ए बाई बी। ठीक है भाई, पहली बात तो प्रूव हो गई। अब दूसरी बात भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी ना वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई ये बात तो होल्ड करेगी, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी बी क्या है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बात पक्की है। ठीक है भाई, अब आप इसको और इसको ठीक है डिवाइड करिए। तो अगर आप दो नॉन नेगेटिव, ठीक है, बस नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है, नीचे वाला 0 ना हो, अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे भाई तो क्या आएगा, ये आपका 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी सही है, क्या होगी हमेशा 0 और 1 के बीच में चलेगी। चलिए भाई प्रॉपर्टी 2, आप P2 नोट कर लें। तो लिखिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E इज इक्वल टू 1। भाई अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर S कौन है, सैंपल स्पेस। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई E निकालते हैं ना, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। भाई सैंपल स्पेस तो पूरा बड़ा सेट हुआ, कोई भी इवेंट होगा क्या होगा, इसका सबसेट। तो बड़े सेट से अगर हम छोटे सेट का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन, तो भी ऑब्वियस सी बात है जो इंटरसेक्शन आएगा वो छोटा सेट ही आएगा। ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या वही ये बना जाएगा। चलिए भाई जल्दी से लिखिए P3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई, और भी इस बात का आप खास ध्यान रखें, वेयर ए बी ई आर, ठीक है, इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट विद सैंपल स्पेस एस। ये आप लिख लीजिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई, पहली बात तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यहां पर ए पूरा ये है और बी पूरा ये है, ई सही है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो भी अगर आपको ठीक ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला याद है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, ये बन जाएगा भाई। बाय में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सही है। अभी आप थोड़ा ध्यान दें भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें आप इस बात पर भी, क्या बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो कैसे लिखते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ऐसे लिखते हैं।
ये तो सिंपल सेट थ्योरी का रूल था। अगर आप इसको इससे भाग करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्लस अब इसको इससे भाग करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा अभी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अभी भी मैं बोलूंगा नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, और ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई, है ना, माइनस, और ये क्या बन गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय ई। ओके, हेंस प्रूव्ड। चलिए भाई जल्दी से अगली प्रॉपर्टी आप लिखिए भाई, P4 प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू 1। तो चलिए भाई इसे प्रूव करते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एस देखेंगे तो एस कैसे बनेगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। चलिए भाई इसके बाद अब क्योंकि ये इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सही है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट यहां मुझे कुछ और करना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी में एस बाई बी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी निकालिए आप, ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी हम पढ़ चुके हैं ना पहले, कितना आएगा, 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसका देखिए आप सबसे सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिए, इसका ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये आएगा भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है भाई, कैसे लिखेंगे आप इसे, ऐसे ना, ठीक है, ये ए है ये पूरा बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। फिर आप इसे ओपन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बाय में क्या है भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। चलिए भाई अब फिर से लास्ट टाइम की तरह से ओपन कर देंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप देखिए ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का, है ना, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, एम्प्टी, तो अंदर वाला सारा एम्प्टी बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, ठीक है भाई, 0 बन जाएगा ये, इक्वल में क्या है 1, हेंस इसको से अलग डिवाइड करिए, क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी इज इक्वल टू 1। सही बात है भाई, तो इसे आप प्रूव कर चुके। अब आप क्वेश्चंस के दौरान इन प्रॉपर्टीज का जल्दी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लिखिए, assume that each child, और बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए भाई, assume that each child born is equally likely to be a girl और ए बॉय, ठीक है भाई। अब जो बच्चा पैदा होगा उसकी इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that, एक कंडीशन बोल सकते हैं,
व्हाट इज द कंडीशन लिख लें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट, अब जो हो चुका है ना वो दे रखा है आपको, गिवन दैट नंबर 1 यंगेस्ट इज ए गर्ल। फिलहाल आप क्वेश्चन लिख लें, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है ये। यंगेस्ट इज ए गर्ल, और सेकंड है, मतलब दो पार्ट हैं इसके, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल। तो बच्चों पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। दूसरी बात भी आपका ये बोर्ड में आ चुका है सीबीएसई 2014 में, ठीक है। चलिए भाई आप अब ये समझिए कि एक फैमिली के पास दो बच्चे हैं, ठीक है, एक फैमिली के पास दो चिल्ड्रन हैं। देखो अब जो पहला बच्चा होता है वो क्या होगा, या तो बॉय होगा, और दूसरा भी क्या होगा, बॉय होगा, सही है। या पहले गर्ल होगी फिर बॉय, या पहले बॉय फिर गर्ल, या पहले भी लड़की हुई और दूसरी भी लड़की, है ना। तो इस प्रकार से आपके पास चार केस बन जाएंगे, सही है। इस प्रकार से आपके पास चार केस बन जाएंगे। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, मतलब हमें निकालना है, तो इसे आप ए मान लें, ए इज इक्वल टू इवन दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ठीक है भाई, दोनों बच्चे कैसे हैं, गर्ल्स हैं। और गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, है ना, एक इवेंट ये हो गया और एक इवेंट आपका ये हो गया, सही है। यंगेस्ट इज ए गर्ल, इवेंट दैट यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। भाई इसी प्रकार से आप थर्ड इवेंट यानी सी डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट दैट एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल, सही है। तो पहले आप भाई ए निकालेंगे ना, बोथ आर गर्ल्स, तो एक ही केस बनेगा G1 G2। अब बी में कितने केस बनेंगे भाई, यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। अब यंगेस्ट जो बाद में पैदा हुआ है ना, आप उसे बोलें, ठीक है, जिसका जन्म बाद में हुआ है आप उसे बोले यंगेस्ट, मतलब जो दूसरे वाला है। तो यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, तो कौन सा केस बनेगा भाई, एक तो बनेगा B1 G2, सही है, एक बनेगा G1 G2। और अगर आप सी निकालते हैं ना तो क्या आएगा, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल, कम से कम एक बच्चा जो है वो लड़की है। तो सी क्या बन जाएगा भाई, G1 B2 B1 G2 G1 G2, है ना। तो अभी आपको निकालना क्या है, एक बार आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और एक बार आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, जो बाद वाली इवेंट है वो गिवन दैट है, हो चुके हैं। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है आपका, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में आपका कौन सा केस आएगा, G1 G2। अब आपका ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा केस आएगा भाई, अगेन G1 G2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अब टोटल केस तो चार थे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4, और प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा भाई, 2/4, यानी बच्चों जो आंसर आएगा 1/2 आएगा, सही है। चलिए अब अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यानी कि 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, भाई सी में तीन केस हैं आपके, 3/4, तो बच्चों जवाब क्या आएगा, 1/3। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। काफी आसान आसान से क्वेश्चन थे बच्चों इसके, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो भी आप ना इन्हें कहीं अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है, नोट डाउन कर लें। चलिए ठीक है अभी बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए आप, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a die if a multiple of, ठीक है, if a multiple of 3 comes up, throw a die again, and if any another number toss a coin, find the conditional probability that the coin
shows a tail given that at least one die shows a 3। सही है भाई। और अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बच्चों इसे भी आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आप सुनना बड़े ध्यान से। तो भी आपने क्या करा, एक आपने डाई गिरा एक, ठीक है। अगर तो 3 का मल्टीपल आएगा तो अगेन डाई फेंकेंगे, है ना। और यदि नहीं आया तो फिर आप कॉइन फेंकेंगे। मान लो आपने डाई फेंका तो आपका आ गया 1, तो 1 के बाद ना फिर आपको, ठीक है, एक कॉइन गिरना पड़ेगा। तो 1 के बाद हेड आ जाएगा, तो क्या पता 1 के बाद टेल आ जाए, 2 के बाद हेड और 2 के बाद टेल, है ना। क्योंकि जब डाई के ऊपर 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, आप एक कॉइन गिरेंगे ना। जैसे आपका 2 आ गया तो आपको कॉइन गिरना पड़ेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, यदि 3 आया तो अब आपको अगेन एक डाई गिरनी पड़ेगी। तो मान लो आपका 3 आ गया, तो 3 का मल्टीपल आ गया, तो अगेन आपको डाई गिरनी पड़ेगी। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, और या बच्चों 6 आएगा। सही है। अभी आप देखिए कि अगर आपको, ठीक है, 4 ऑब्टेन हुआ है तो क्या करेंगे आप, अगेन फिर से क्या करेंगे आप, एक कॉइन गिरेंगे ना। 5 के बाद भी आपको कॉइन गिरना पड़ेगा। हाँ, यदि 6 आ गया तो आप अगेन आपको डाई गिरनी पड़ेगी। तो अगली बार डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। सही है, ये लीजिए। तो अभी आपको निकालना क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज ए टेल। तो इसे आप ए मान लें, कॉइन इवेंट दैट कॉइन शोज ए टेल, है ना। इसे आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। और आपका बच्चों बी इवेंट क्या है, एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3, है ना। तो कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है। तो कौन कौन से केस आएंगे भाई, एक तो 3 1 आएगा, 3 6 तक आए, है ना। 3 1 से 3 6 तक, है ना। और सही है भाई। और फिर क्या आएगा बच्चों आपका, कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है। तो फिर क्या आएगा बच्चों आपका 6 3 बच गया, ठीक है। ऐसे आपका 6 3 आ जाएगा। अच्छा, कॉइन शोज ए टेल, तो ए आपका क्या बन जाएगा बच्चों, टेल कहां पर आपका 1 टेल, ठीक है, 2 टेल और 4 टेल, 5 टेल, ठीक है। हाँ बस, ठीक है, यही केस बनेंगे आपके। अभी आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए निकालना है। क्योंकि गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, तो आपको बी गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना, अगेन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अब आप देखिए बी में और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों जो आपका जवाब आएगा ये आएगा 0। सही है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही हम अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए भाई ठीक है, तब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लें।